Jai Hind friends, let's start. Consider the following statement. Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. State cannot enter into any contract with private corporation for sharing of Aadhaar data. Aadhaar is mandatory for obtaining insurance product. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें सबसे करेक्ट कौन सा लग रहा है? स्टेटमेंट नंबर 2, राइट टू प्राइवेसी, जो कि आर्टिकल 21 में आता है। अभी ये आधार मेटा डेटा रहता है ना, तो कैन नॉट बी स्टोर मोर देन 6 मंथ है। ठीक है, यहाँ पर डेटा ट्रैप कर दिया था इसने। और आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस, तो ये गलत है, क्योंकि मैंडेटरी नहीं रहता, क्योंकि आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, लाइसेंस लाइसेंस जो आपके कार का लाइसेंस रहता है या फिर बाइक का लाइसेंस रहता है, ओके, या फिर इलेक्शन कार्ड, ठीक है, इसमें से कोई भी चल जाता है। तो थर्ड गया, तो बचा क्या? 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1, कंसोलिड, अभी ये जो आधार इज मैंडेटरी कर दिया है ना, वो 2018 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी वेलफेयर स्कीम वेलफेयर स्कीम्स है जो फंडेड बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसे इंश्योर करने के लिए, उन जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना वेलफेयर स्कीम में, उसे इंश्योर करने के लिए आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, अभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे। एक्चुअली ये प्राइमरी अकाउंट है जहां पर गवर्नमेंट जो रेवेन्यू रिसीव करता है ना, रेवेन्यू रिसीव, अभी गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसीव कौन कौन से माध्यम से करता है, तो या फिर कौन कौन से सोर्सेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू रिसीव करने के, तो वो सबसे बड़ा इनकम टैक्स, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी ये ना 2020 में काफी न्यूज में था। ठीक है, एक्चुअली 2020 वो कोरोना वाला पीरियड था ना, तब ये काफी न्यूज में था। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? द एमपी लेड फंड मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल असेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एटीसी। ठीक है, स्पेसिफाइड पोर्शन, देखो स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट एससी एसटी पॉपुलेशन। स्पेसिफाइड बोला है उन्होंने, ऑल नहीं बोला, स्पेसिफाइड बोला है। एमपी लेड्स फंड आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द unused fund cannot be carried forward to the next year. The district authority must inspect at least 10% of all work under the implementation every year. ठीक है, अभी देखो एमपी लेड, फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगा, क्योंकि देखो अभी एमपी रहते ही किस लिए? वेलफेयर, हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, और ये जो भी स्कीम रहते हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए रहती है, गवर्नमेंट की स्कीम। और यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि क्रिएट ड्यूरेबल असेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ एजुकेशन एंड एटीसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही होगा, फर्स्ट सही है, तो बी गया। अभी देखो सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने स्पेसिफाइड पोर्शन कहा है कि एससी एसटी पॉपुलेशन को देने वाले हैं। ओके, ऑल नहीं कहा, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी एससी 15% और एसटी कैटेगरी के लिए 7% होता है। ठीक है, मतलब दो तो सही है, 1 to 1। अभी देखते हैं थर्ड और फोर्थ। एमपी लेड फंड सैंक्शन ऑन द ईयरली बेसिस, देखो ये यहाँ तक सही है, बट ये अनयूज्ड फंड कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ये स्टेटमेंट होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो अभी थर्ड भी गया, अभी देखते फोर्थ। तो फोर्थ स्टेटमेंट सही है, इन्हें
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंस्पेक्ट करती है, एटलीस्ट 10% वाला। अभी हर साल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं उनको अंडर द एमपी लेड स्कीम 5 करोड़ मिलते हैं। ओके, और ये नॉन लैप्सेबल रहते हैं। ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी? तो ये 1993 में लॉन्च हुई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following categories of the fundamental right incorporates protection against untouchability in the form of discrimination? यहाँ पे उन्होंने बताया हमें अनटचेबिलिटीज। अनटचेबिलिटीज मतलब कौन सा आता है, कौन सा फंडामेंटल राइट है? अगेंस्ट अबोलिश अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे आता है? राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। राइट टू इक्वेलिटी में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो भी रहते हैं वो राइट टू इक्वेलिटी रहते हैं। आर्टिकल 19 में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ओके, मतलब आर्टिकल 19 में आता है अपना वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन। ओके, और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में रीजनेबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। ओके, अभी राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन आता है आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, इसमें क्या क्या मेंशन है आर्टिकल 23 और 24 में? तो अबोलिश ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा। अभी ये इसी तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था 2013 में, ठीक है। तो राज्यसभा और लोकसभा लोकसभा इक्वल पावर बताया है। तो मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, देखो 2013 में ये पूछा था कि राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें ज्यादा पावर एंजॉय करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राज्यसभा ज्यादा पावर एंजॉय करती है लोकसभा से। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर दोनों को इक्वल पावर लेती है। आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होता है, ठीक है। अभी अमेंडमेंट को एक चीज याद रखना, 10 आर्टिकल 108 जो कि ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताता है। तो ज्वाइंट सिटिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लागू होती नहीं है, ठीक है। मनी बिल और यहाँ पर लागू होती नहीं है। अभी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इसका मतलब लोकसभा के पास ज्यादा पावर रहती है एज कंपेयर टू राज्यसभा विद रेस्पेक्ट टू मनी बिल, क्योंकि मनी बिल सिर्फ 14 दिनों के लिए राज्यसभा में रहता है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें देखो रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा तो वो सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा राज्यसभा में, बाकी का सब पावर तो लोकसभा में आता है, तो ये भी नहीं आता। मेकिंग कट मोशन, ये तो सिर्फ लोकसभा में होता है। ओके, अभी कौन सी और चीजों में इक्वल पावर रहती है? अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ बाद इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डिनरी बिल। ओके, और कहाँ पे सबसे ज्यादा पावर रहती है? क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि आर्टिकल 3 से 312 में मेंशन है। और एक और जगह पे राज्यसभा के पास ज्यादा पावर रहती है, राज्यसभा मोर पावरफुल देन लोकसभा, जो कि आर्टिकल 249 में मेंशन है। वो क्या है? सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय। तो ये आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज कौन सा है? सब क्लॉज, सॉरी, सेपरेशन है ना, ये आर्टिकल 50 में आता है। ओके, आर्टिकल 50 में डीपीएसपी का आर्टिकल 39, उस पर भी एक क्वेश्चन है आज आज वो भी देखेंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय आर्टिकल 50 अंडर द डीपीएसपी। ओके, और अभी देखते हैं प्रियम्बल, जो कि हमने यूएसए से बोरो किया हुआ है।
प्रियम्बल अभी तक कितनी बार अमेंड हुआ है, तो वो अमेंड हुआ है ओनली वन टाइम, जो कि 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ओके। अभी देखो डीपीएसपी पर भी एक क्वेश्चन है, प्रियम्बल भी एक क्वेश्चन है, सेवन शेड्यूल इसी एग्जाम में दो बार ऑप्शन में आने वाला है। सेवन शेड्यूल में क्या क्या रहता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर, ओके, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफी टफ क्वेश्चन है। Along with the budget, finance minister also placed the document before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by। अभी देखो, हमें क्या लगेगा कि ये बजट के बारे में बात कर रहा है, मतलब यही होगा आर्टिकल 110। देखो, बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक्चुअली बजट की जगह पे वो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट रहता है, जो कि आर्टिकल 112 में आता है। आर्टिकल 110 में आता है मनी बिल। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। आर्टिकल 113 में क्या आता है? आर्टिकल 113 में आता है, देखो, कोई भी आर्टिकल 113, प्रेसिडेंट क्या करता है? हर फाइनेंशियल ईयर पर प्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ हाउस। क्या प्रेजेंट करते हैं ये? एस्टिमेट ऑफ, देखो यहाँ पे वर्ड याद रखना, एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि इंक्लूड किया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड? वोटिंग इन लोकसभा। ठीक है, एंड ये वोटिंग के बाद क्या होता है? ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, तो आर्टिकल, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके। तो बचा लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन और प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। अभी याद रखना, प्रोविजन ऑफ फाइनेंस फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसके अंदर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है, just a minute। उसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। थर्ड है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। एंड फोर्थ आता है मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर द माइक्रो इकोनॉमिक या ये छोड़ के फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी या फिर मीडियम टर्म फिस्कल या फिर मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर, इस तरह से बिट एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। अभी क्वेश्चन नंबर 9, इन इंडिया लीगल सर्विस ऑथोरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछा है, ऑल सीनियर सिटीजन। देखो, ऑल सीनियर सिटीजन मत, ये ऑल सीनियर सिटीजन मतलब अनिल अंबानी भी आएगा, और ऑल तो होंगे नहीं। ऑल सीनियर सिटीजन तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अनिल अंबानी फिर धीरू भाई जो बड़े बड़े रिच लोग रहते हैं, वो भी इसमें कैलकुलेट होंगे, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो फोर्थ हटाते हैं, ये गया ये गया। अभी बचा 1 2 और 2 3।
ट्रू तो हर हालत में सही बता रहे हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपए, पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज, एंड जो ओबीसी के मेंबर्स है ना, विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 लाख रुपीज। तो इसमें सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आंसर है 1 एंड 2। अभी ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी ये है ना, सर्विस अथॉरिटीज फ्री लीगल सर्विसेज, ये फ्री लीगल सर्विसेज आता है डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज ए। अभी आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए ऐड हुआ था 1976 में, ओके। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले थोड़ा डिस्कस किया था, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय बेनिफिट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, देखो, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। अभी मल्टी पार्टी तो नहीं है क्योंकि अमेरिका में तो 2 पार्टी है। पॉपुलर गवर्नमेंट ये भी नहीं रहता, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर ये भी नहीं। ऑप्शन है डी, लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर लिमिट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अदर देन फंडामेंटल राइट्स, which of the following part of the Constitution of India reflects the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights 1948? कौन सा सही है? फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज एंड प्रियम्बल, तो ये तीनों भी इसमें ऐड हुए हैं, ये तीनों भी इसके पार्ट है। और आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओके। अभी डीपीएसपी आता है पार्ट 4 में, फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं पार्ट 4 सब क्लॉज ए में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्वेश्चन कैन बी फ्रेम, फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो 46 76 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए थे, ठीक है। तब 10 ऐड किए थे, बट टोटल 11 है, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुआ था विद रिस्पेक्ट टू राइट टू एजुकेशन वाला, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं आर्टिकल 51 सब क्लॉज ए वाले में, ओके। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51, ओके। और आर्टिकल 51, मैं सिर्फ 51 बता रहा हूँ यहाँ पे, 51 सब क्लॉज ए आ गया तो समझना वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। सिर्फ आर्टिकल 51 है तो वो डीपीएसपी में है, और वहां पे क्या मेंशन किया है, इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड बात की हुई है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल एग्रीमेंट सेटअप और उनके सब्जेक्ट कौन से हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलम आटा डिक्लेरेशन में हेल्थ केयर ऑफ द पीपल, ये सही है। हेग कन्वेंशन में हुआ था चाइल्ड राइट, और चाइल्ड राइट में कौन सा, चाइल्ड एडॉप्शन वाला, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टलानोन डायलॉग, यहाँ पर ग्लोबल क्लाइमेट है, जहाँ पर वन जहाँ पर जो टेम्परेचर का गोल था ना 1.5 टेम्परेचर ग्लोबली, वो वाला जो ये किया था ना उन्होंने, एक्सेप्ट किया था, तो यही टेलकान डायलॉग में हुआ था, तो थर्ड तो सही है। अभी अंडर टू कोएलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। ये इवन दो ये गलत है पेयर, याद रखना, अंडर टू कोएलेशन ये ग्रुप ऑफ सब नेशन, मतलब ग्रुप ऑफ सब नेशनल, इसके मेंबर्स रहते, मतलब क्या, जैसे कि यूएसए का कैलिफोर्निया है, और इंडिया का यूपी या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोई भी है ना, इनके जो ग्रुप्स बनते हैं ना, उसे ग्रुप ऑफ सब नेशनल कहा जाता है। देखो, अंडर टू कोलेशन में आपको 2022 में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो ये कौन से चीजों से डील करता है, तो ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीजों से डील करता है, जैसे कि डिक्रीज करना है ग्रीन हाउस गैस, और ये जो है ना, इनके सब्जेक्ट के नॉन बाइंडिंग है, ठीक है। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी 1 एंड 3, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 11, अभी अभी इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी, ये फोर्थ क्वेश्चन है, देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम,
क्या रहता है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है उसका। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला। अभी क्वेश्चन नंबर 14, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन महात्मा गांधी एंड कार्ल मार्क्स के बारे में बताया, कॉमन बताया है। तो देखते हैं, इकोनॉमिकल डिटरमिन्स। तो मार्क्स कहता था, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, रिलाई ऑन इकोनॉमिक्स। बट महात्मा गांधी जी क्या कहते, देखो महात्मा गांधी जी क्या कहते थे, मतलब हृदय परिवर्तन। ओके, उनका बेसिक जो गोल, मतलब ये था, थॉट था, वो था हृदय परिवर्तन। तो महात्मा गांधी जी मोरल, इथिकल, स्पिरिचुअल वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो ये तो कॉमन है नहीं। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो मार्क्स ने कहा था। ठीक है, एक्चुअली कार्ल मार्क्स का जो भी ये था ना, उसकी जो थॉट प्रोसेस थी, फिलोसफी थी, वो उसका जो बेस लाइन है ना, वो यही था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश करना चाहिए। ठीक है, बट महात्मा गांधी जी इनकरेज करते थे कि जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो क्या करे, सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए वो उसका इस्तेमाल करे। ठीक है, तो ये भी दोनों में कॉमन नहीं है। क्लास स्ट्रगल, तो क्लास स्ट्रगल मार्क्स एम्फेसाइज करता था इसे, बट महात्मा गांधी जी एडवोकेट्स फॉर क्लास हार्मोनी। तो बचा क्या, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ये दोनों में कॉमन था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अभी ये सेकंड बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके पहले हमने 2018 में ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, डीपीएसपी आर्ट पार्ट 4 में, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में। ठीक है, सेवन शेड्यूल अभी हमने देखा, यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट प्रियम्बल यूएसए से उठाया था हमने, बाकी ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे ना एग्जामिनर ने एक नहीं दो हिंट दिए हैं। मैंने कहा कहा था आपको, ये जब डिफाइन आता है ना, ये एक तो ट्रैप वर्ड है। और यहाँ पे देखो, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, डेमोक्रेसी, इतनी पूरा खिचड़ी कर दिया है उन्होंने, इतने सारे अलग अलग कंसेप्ट एक ही इसमें डाल के। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। The Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberties and to prevent the ideals on which of the Constitution is based। ये भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, in the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पूछा है हमें। Agency for widening the scope of parliamentary democracy, agree for strengthening the structure of federalism, facilitating the political stability and economical growth। ये तो सबसे गलत है। And agency for the implementation of public policy, D is the correct answer है। ठीक है, preamble to the Constitution of India is a part of Constitution but has no legal effect independently of other part। A part of Constitution and has the same legal effect, ये तो गलत है। Not a part of Constitution, ये भी गलत है। Part of Constitution but has no legal effect, part of Constitution but has no legal effect, but आगे उन्होंने क्या कहा था, independently of other parts। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड ट्रेंचेस मतलब रिजर्व ट्रेंचेस रेफर टू। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, अभी देखो इन्होंने क्या कहा है, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है।
पार्ट 4 में क्या आता है? अभी मैंने आपको 2 बार बताया है पार्ट 4 में क्या आता है। पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी आता है, और पार्ट 4 सब क्लॉज ए में क्या आते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों भी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट है क्या? नहीं, तो आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। तो स्टेटमेंट 2 सही होगा, 1 गलत है। ओके, 1 गलत है, 2 सही है। 1 यहाँ पे गया, 2 सही है। अभी देखते हैं थर्ड क्या बोलता है। The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इससे। पहले देखेंगे करेक्ट कौन सा है, ये हमें बताना है। According to Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months, even if he or she is not a part of legislature of that state। देखो, हमारे यहाँ पर 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1988-89 के टाइम पीरियड में। तो वहां पे बताया था कि 21 से जो वोटिंग एज है ना, वोटिंग एज 21 से कम करके 18 कर दिया था उन्होंने। और इलिजिबल यहाँ पर क्या बताया कि जो भी इलिजिबल है वोट करने के लिए, मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है वो मिनिस्टर बन सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लोकसभा का एज क्राइटेरिया है 25 और राज्यसभा का एज क्राइटेरिया है 30। ओके, और प्रेसिडेंट का 35, वाइस प्रेसिडेंट का भी 35, गवर्नर का भी 35। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। अभी सेकंड स्टेटमेंट याद रखना। According to the representation of Republic, sorry, Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to the imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting in election even after this release from prison। देखो, हमारे यहाँ पर एक तो डेटा ट्रैप है, ये 5 ईयर नहीं है, इम्प्रिजन फॉर 2 ईयर है। और ये परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड होते नहीं है, ये सिर्फ 6 ईयर के लिए डिस्क्वालिफाइड होते हैं। बट ये एक चीज याद रखना, पर्सन कैन कंटेक्स्ट इलेक्शन, लड़ सकता है वो बंदा इलेक्शन जेल में रह के भी। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year। Okay, देखते हैं। The Constitution of India provides for 3 sessions of the parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all these three। ठीक है, President of India can summon a session of the parliament at such place as he or she think fit। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन गया और डी भी गया, मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अभी देखते हैं थर्ड सही है या नहीं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि नॉट मोर देन 6 मंथ का गैप, मतलब ही होता है साल में 2 बार। ठीक है, और मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। और यहाँ पे याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन और प्रोरोग्यू सेशन। ठीक है, और याद रखना, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, एडजर्नमेंट सिन डाई, मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट की सिटिंग है ना, उसको इन्फिनाइट पीरियड के लिए टर्मिनेट करना। ठीक है, और ये कौन कर सकता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकता है, मतलब स्पीकर या फिर अ, जो राज्यसभा का चेयरमैन रहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, और एडजर्नमेंट जो होता है ना, सेशन एडजर्न फॉर
1 वीक या फिर 1 आवर, तो ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कर सकते हैं। बट एडजमेंट मतलब फॉर टेम्पररी पीरियड वो क्या कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अभी देखो ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, अगर आपने पढ़ा है तो ही इसको आंसर करना। ओके, यहाँ पर कोई ट्रिक काम में नहीं आती। ठीक है। तो मिरासीदार डिजाइनेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, ये सही है। बनियान बनियाद ये इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। औरंग एक या फिर उसे रेफर एज वेयर हाउस। ठीक है। औरंग मतलब वेयर हाउस होता है, मतलब जहाँ पे वो स्टोरेज करके रखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 एंड 3। ठीक है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्थाविर वेदनास बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। ठीक है। मैंने कहा था आपको, बुद्धिज्म के यहाँ जगह पे जैनिज्म आएगा या फिर महायाना की जगह पे हीनयाना आएगा। तो यहाँ पर भी वही ट्रैप है, महायाना नहीं है, इट्स बिलोंग टू हीनयाना। ठीक है। हीनयाना। और स्थावर स्था स्थाविर वदना, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ये जो है ना, ये एसोसिएटेड विद द थेरावड़ा स्कूल, या फिर उसे ओल्ड स्कूल भी कहा जाता है ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है। हीनयाना में मूर्ति पूजा या यानी कि आइडियल वर्शिप नहीं होती, नॉट आइडियल वर्शिप। और जो भी इनके स्क्रप्चर्स वगैरह है वो प्रकृत या फिर सॉरी पाली लैंग्वेज में, प्रकृत में, पाली में। ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो कौन कौन से जाएंगे। ये एक गया, डी गया। अभी बचे 2, 3 एंड 3, मतलब 3 तो हर हालत में सही है। द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंगिकास फोस्टर बाय महायाना बुद्धिज्म, तो ये स्टेटमेंट सही है। लोकत्वदिना सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंगिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर, तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अभी ना बोधिसत्वा पर भी एक और क्वेश्चन आने वाला है आगे, तो वहां पे और डिस्कस करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है। Which of the following statement correctly explain the impact of industrial revolution of India during the first half of the 19th century? फर्स्ट हाफ मतलब 801 से लेके 1850 तक का जो टाइम पीरियड है वो। ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो मतलब ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या हुआ था, तो समझना कि इंडिया पे उसका हजार्डस या फिर एकदम इंडिया की खराब स्थिति कर हो गई, हुई होने वाला जो ऑप्शन है ना, वही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वेयर रूइन, तो ये स्टेटमेंट सही है और आंसर भी यही है, क्योंकि क्या हुआ था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पूरा बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने। ओके। अभी बाकी के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मशीन्स वी आर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल, अभी ये इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं। इंडियन रेलवे लाइन कब इंट्रोड्यूस की थी, 1853 में। वो कौन सा था, वो उनका गवर्नर जनरल ऑफ, तो वो गवर्नर जनरल था डलहौजी। उस ओके। और ये डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस किया था। ओके। अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ये क्या करता था, जिस प्रिंसली स्टेट जो कि ब्रिटिश के सोवरेनिटी के अंडर आती है ना, उनके पास अगर कोई उनका खुद का बेटा नहीं है ना, वारिस नहीं है ना, तो वो उनको कोई भी एडॉप्ट मतलब एडॉप्शन वगैरह करके वो, मतलब वो एडॉप्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है। इस तरह का वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में था। हेवी ड्यूटीज वेर इम्पोज नहीं, हेवी ड्यूटीज वेर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट, वो एक्सपोर्ट था, वो भी इंडियन एक्सपोर्ट पे उन्होंने ज्यादा टैक्स लगाया था। और वो कहाँ पे, ब्रिटेन में। बट ब्रिटिशर का जो भी गुड्स आते थे ना यूरोप से, तो उस पर कोई भी टैक्स हेवी ड्यूटी इम्पोज नहीं करते थे वो। बट इंडिया से जो भी सामान एक्सपोर्ट होता था ना, उस पर वो हेवी ड्यूटी चार्ज करते थे यूरोप में। ठीक है।
उसके वजह से क्या होता था, इंडियन जो गुड्स है ना वो लोग कम बाय करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अभी देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये काफी टफ है। अभी इन्होंने क्या कहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, जो कि 700 एडी में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर बाय परांतकाज वन, तो ये 900 एडी में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मन वन, ये 600 एडी में। राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा, तो ये 800 एडी में। ठीक है। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए ये आपको इजी लगता होगा, बट एग्जाम प्रेशर में ये क्वेश्चन बहुत टफ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व मत करो, गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। Okay. Which of the following phrase define the nature of hundi generally refers to its sources of post harsh period? अभी ये जो हुंडी है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को कहा जाता है। ठीक है। अभी इसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाँ, काफी सीखने वाली चीज है इसमें। विद रेफरेंस टू द बुक देशर कथा रिटन बाय सखाराम सखाराम गणेश देसुकर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट वॉन्स अगेन द कॉलोनियल स्टेट हाइपोटोनिक hypnotic consequent of the mind. It inspired it inspired the performance of Swadeshi street plays and folk song. Its use of Desh by Deshwar was in the specific context of the region of Bangla. ओके। अभी देखो देसर कथा कहा है उन्होंने। ठीक है, देसर मतलब देशी, मतलब स्वदेशी, ये तो सही होगा। और इन्होंने कहा है सिर्फ देसर कहा है, तो फिर सिर्फ रीजन ऑफ बंगाल में ही क्यों स्पेसिफाई रहेगा, मतलब वही रीजन क्यों रहेगा? बाकी का भी रीजन हो सकता है, क्योंकि नाम में ही देखो ना देसर कहा है उन्होंने। ठीक है, देसर कथा। वो तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। और अगर आप रिटर्न बाय सखाराम गणेश देसुकर बोलो देखोगे ना, तो ये कहाँ पे ठीक है, नहीं वो लॉजिक नहीं काम का आएगा। तो थर्ड तो गलत है। ठीक है, अगर थर्ड को आपने हटा भी दिया ना, ये गया ये गया, तो आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2। ओके, 1 and 2। अभी क्वेश्चन नंबर 28। विटाल विटाल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट टारगेट ऑडियंस वाज पब्लिश बाय। अभी देखो यह क्वेश्चन काफी कंफ्यूज कर सकता है, हमें लगेगा भीमराव रामजी अंबेडकर रहेंगे, अपने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बट ये गलत है। यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल बाबा वालंकर थे। ठीक है। अभी बाकी ये ज्योतिबा फुले, इन्होंने कौन कौन से बुक लिखे हैं? तो उन्होंने लिखा था तृतीय रत्ना। उस मतलब तृतीय रत्ना का इंग्लिश वर्जन क्या है? आइडियल वर्शिप बाय ब्राह्मण। फिर शेतकऱ्याचे आसूड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कल्टिवेटर्स विप्स कॉर्ड एंड ब्राह्मणाचे कसब। और एक है गुलामगिरी। महात्मा गांधी जी का एक पुस्तक सबसे फेमस है, वो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। भीमराव रामजी अंबेडकर मतलब आप डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट्स। ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे 29 वाला। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कलयू कुलियावापा एंड द्रोणावापा, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। अभी ये देखो कुलियावापा और द्रोणावापा है ना, ये मेजरमेंट ऑफ लैंड है। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, इसमें अभी थोड़ा चीजें हम ऐड करेंगे। ओके, मे बी अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे केस्ट्रा। ओके, केस्ट्रा मतलब होता है कल्टिवेटेड लैंड। ओके, उसके बाद होता है खिला, मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड। अपरा हटा होता है जंगल या फिर फॉरेस्ट लैंड। गोपाट्टा सरहा होता है
पास्चर लैंड मतलब जहाँ पे वो आ, चरने के लिए जाते हैं ना एनिमल्स, वो वाला पास्चर लैंड। गोपा, गोपट्टा सराहा। उसके बाद है वास्ती, जो होता है हैबिटेबल लैंड। ठीक है। लैंड मेजर करने के लिए उनके पास दो स्टैंडर्ड थे। एक था अंगुल या फिर अंगुला, मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली हाफ इंच। और एक है हाश्ता, मतलब आज का जो क्यूबिट है ना, एक जस्ट मिनट, क्यूबिट। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 27। गांधी इरविन पैक्ट विच गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? इनविटेशन टू कांग्रेस टू पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो, ये जो पैक्ट हुआ था ना 1931 में, देखो 1930 में दांडी मार्च गांधी जी ने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। उसके रिस्पॉन्स में ये गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इसमें एक्चुअली टोटल 11 डिमांड थी। ठीक है। तो ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था 1931 में। ठीक है। टोटल 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे 1930, 1931 एंड 1932 में। ठीक है। विड्रॉवल ऑफ द ऑर्डिनेंस। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट था ना, तो उन्होंने क्या किया था कि जो महात्मा गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चालू किया था ना, उसको क्या करना था, विड्रॉ करना था। और गांधी जी ने रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर हु नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो गांधी जी ने कहा था अंडर दिस पैक्ट, जो भी सत्याग्रही है जिनकी लैंड इस मूवमेंट मतलब इस मूवमेंट के दौरान गवर्नमेंट ने हड़प ली थी ना, वो लैंड वापस करनी चाहिए। और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उन जो पॉलिटिकल प्रिजनर नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस रिलेटेड थे ना, उन्हें रिलीज करना चाहिए था। ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन ना बोर्ड ने कैंसिल कर दिया है। तो इसका क्या आंसर है वो मैं नहीं बता सकता। जो इन्फॉर्मेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। कभी क्वेश्चन नंबर 30। Who among the following ruler advises his subjects through the inscription? Whosoever praises his religion sect or the blame other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorify his own sect, he rather injurious his own sect very severely. तो ये विचार किनके थे? ये थे अशोका के थे। और ये रॉक कट रॉक एडिक्ट 12 में मेंशन है। अशोका का जो भी एडिक्ट वाला जो ये था ना, वो डिवाइडेड था 3 इसमें कैटेगरीज में। एक था पिलर एडिक्ट, फिर मेजर रॉक एडिक्ट एंड थर्ड है माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक है। अभी समुद्रगुप्ता, इन्हें ही कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। बट ये आयरनिकली चीज है, समुद्रगुप्ता का कंपैरिजन नेपोलियन से किया है, जो कि नेपोलियन 17th सेंचुरी में था, समुद्रगुप्ता काफी उससे पहले थे। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे खुद को गलत लगता है कि ये नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा कहते हैं। एक्चुअली नेपोलियन को कहना चाहिए था कि इंडियन समुद्रगुप्त। ठीक है। ये मेरे खुद के पर्सनल थॉट है, जस्ट बता दिया। सॉरी फॉर डिस्टरबेंसेस। ठीक है। कृष्णदेवराया, इनको क्या कहा जाता है, तो आंध्र भोज कहा जाता है। ठीक है। अभी हर्षवर्धन आप पर 2022 में क्वेश्चन है, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखे, तो वहां पे हम ज्यादा डिस्कस करेंगे हर्षवर्धना के बारे में। ओके। क्वेश्चन नंबर 31। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म परमितास? ठीक है। परमितास, द अर्लीस्ट धर्म क्षेत्र टेक्स्ट रिटन इन एफ्लोरिस्टिक सूत्र स्टाइल। नहीं, ये तो नहीं है। फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डज नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदा, ये तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म स्कूल, फिलोसॉफिकल स्कूल थे, जो कि
चैलेंज कर रहे थे वेदास को, तो ये भी नहीं है। परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ, पावरफुल मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ अर्लियर मेडाइवल साउथ इंडिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोधिसत्वा। बोधिसत्वा मतलब देखो, बोधिसत्वा इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था। बोधिसत्वा मतलब जो क्या रहता है कि किसी और को इनलाइटनमेंट या फिर उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए खुद के मोक्ष को ये करना। ओके, खुद को, सपोज ये बंदा है, इस बंदे को मतलब ये ही गॉट द बोधिसत्व, मतलब ये इसको मोक्ष मिलने वाला है, बट ये क्या करता है कि उसके मोक्ष को वो होल्ड पे रखता है। क्यों होल्ड पे रखता है? कि ये बाकी लोगों की मदद करे मोक्ष प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो इसे कहा जाता है बोधिसत्व। ओके, और अभी प्रोमिनेंट बोधिसत्वाज जो महायाना बुद्धिज्म में मेंशन किए हुए हैं वो है पद्म पानी, मतलब लोटस बियरर, हाथ में लोटस रहता है उनके वो। और दूसरा है वज्र पानी, मतलब हाथ में वो थंडर रहता है ना, वो बिजली तरह वो। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना, फ्यूचर बुद्धा किस कौन है? तो मैत्रेय है। इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी देखा है हमने। अजंता केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, वहां पर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट मिलते हैं हमें, और वहीं पर ही ये पद्म पानी इनकी रॉक एडिट हमें देखने को मिलता है। अभी ये जो गिल्ड्स है ना, गिल्ड मतलब श्रेणीज, श्रेणीज। और पावरफुल मर्चेंट कौन कौन से थे या फिर उनके नाम? एक है अय्यावोल, उसके बाद मणिग्रामन एंड नागर नागरट्टार, नागरट्टा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 32, in the in the context of Indian history, the रमाबाई केस 1884 रिवॉल्व अराउंड, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये जो केस हुआ था ना, वो एज ऑफ कंसेंट और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, इससे रिलेटेड था। तो आंसर है ऑप्शन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइनिंग बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अभी ये इंडिगो कल्टीवेशन का जो था ना, वो क्यों डिक्लाइन हो रहा था? क्योंकि पीजेंट रेजिस्ट टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, नहीं ये नहीं है। इट्स अनफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि जर्मनी ने न्यू डाई इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, और ये जो पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेस कंडक्ट ऑफ प्लांटेशन है ना, उससे कहा जाता है इंडिगो पीजेंट रिवॉल्ट। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 34, वेलेस्ली established the Fort William College at कलकत्ता बिकॉज। ठीक है, तो इसने क्यों किया था ये? he was asked by the board of director, ये नहीं। और he wanted to revival interest in oriental learning, देखते हैं, ये oriental वर्ड इंपॉर्टेंट है। he wanted to provide William Carey and his assist with the employment, नहीं। he wanted to train British civilian for administration purpose of India, तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ब्रिटिश सिविलियन को ट्रेन करेंगे और इंडिया को कैसे लूट सकते हैं, ऐसा इसका एम था इस कॉलेज का शायद। ठीक है, अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ये जो कॉलेज बना था वो बना था 1880 में। ठीक है, तो मे भी पूछ सकते हैं कि फोर्ट विलियम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं हमें। ठीक है, अभी यहाँ पर ओरिएंटल नाम है। ओरिएंटल लर्निंग मतलब क्या होता है? ओरिएंटल मतलब जो पर्सन कंसिडर करते हैं कि एशियन कल्चर सबसे सुपीरियर है, उसे कहा जाता है ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, तो ऐसे ही एक ओरिएंटल स्टडीज के लिए एक स्कूल इस्टेब्लिश किया था या फिर सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी, उसे कहा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
1784 में। और ये किसने चालू की? तो वो सर विलियम जोन्स। ठीक है। अभी ये जो विलियम कार्वे है ना, इन्होंने शुरुआत की थी सेरामपुर। ओके, सेरामपुर मिशन 1761 से लेके 1834 तक। ओके, ये एक्चुअली एक स्कॉटिश मिशन था और इनके साथ कौन कौन था? तो एक थे जोशुआ मार्शमन एंड एक और उनके साथीदार थे विलियम वार्ड। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 35। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगलम और द ग्रेट टुम्बलुम इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ कौन से इवेंट का है? ग्रेट टुम्बलुक टुमुल्ट। ओके, ग्रेट टुमुल्ट, तो ये था बिरसा मुंडा रिवो ओके, बिरसा मुंडा रिवोल्ट ऑफ 1899 से 1990 तक का। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को काफी रीजंस है। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ वो इन्फेंट्री राइफल इंट्रोड्यूस किया था। और इस राइफल के जो ये था ना, उसको नॉक करने के लिए जो चर्बी खींचनी पड़ती थी, मतलब वो चर्बी को ये करना पड़ता था, तो वो चर्बी काऊ और पिग से बनी हुई थी, जिससे इंडियन एंड मुस्लिम्स जो थे ना, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते थे। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हमने पढ़ा था। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट, मतलब काफी रीजंस है बिहाइंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मैं कुछ इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अभी मैप, हाँ, मप्पिला रिबेलियन 1921 एंड इंडिगो रिवॉल्ट 1859 से 63। अभी ना, इंडिगो रिवॉल्ट जो था ना, वो लीड किया था दिगंबर एंड विष्णु विश्वास। ठीक है, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, इन्होंने लीड किया था। और इंडिगो रिवॉल्ट पर ना एक बुक लिखा गया था, उसका नाम है नील दर्पण। और ये नील दर्पण किसने लिखा था? तो वो दीनबंधु मित्रा, इन्होंने लिखा था। और इसी बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the scholar literature of the ancient India, consider the following statement. पानिनी is associated with पुष्यमित्रा शुंग। देखो, हमें पता है पानिनी एक संस्कृत ग्रामर रिलेटेड है, जो कि 500 बीसी में। ये स्टेटमेंट गलत है। अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद द हर्षवर्धना। कालिदासा इज एसोसिएटेड विद द चंद्रगुप्त दो। तो इसका सही आंसर 3 है। अमर्त्य सिम्हा ये भी चंद्रगुप्त दो इनके ही एसोसिएटेड है। इवन दो चंद्रगुप्त दो जित चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्ता द सेकंड, इनके पास 9 रत्नास थे। उनमें से अमर्त्य सिम्हा एक, अमर्त्य सिम्हा भी थे जो कि पोएट है। और कालिदासा भी चंद्रगुप्त चंद्रगुप्ता द सेकंड के नवरत्न सॉरी फॉर दैट नवरत्नाज में भी आते हैं। कालिदासा कौन थे? तो कालिदासा भी एक पोएट और प्ले राइटर थे। बाकी के कौन 7 रत्नाज थे चंद्रगुप्त दो के? तो एक है धनवंतरी, जो कि फिजिशियन थे, मतलब डॉक्टर थे। उसके बाद हरिसेना, जो कि कोर्ट पोएट थे। कालिदासा तो हुआ। उसके बाद कहा पनक्का और वराह मिहिरा। अब ये नाम याद रखना, कहापनका एंड वराह मिहिरा, ये दोनों एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना। एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे। ठीक है। उसके बाद शंखु, ये आर्किटेक्चर था, मतलब आज का सिविल इंजीनियर था। वरा, हाँ, ये इसे याद रखना। वरारुचि, वरारुचि था संस्कृत स्कॉलर। एंड 9th थे वेटाल भट्टा।
तो वेताल भट्टा थे मैजिशियन। ओके, कौन थे? मैजिशियन थे। तो ठीक है दोस्तों, अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आपको अगर कोई डाउट या फिर कुछ रिकमेंड कुछ सजेशन देना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।